प्रश्न संख्या 7वां है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के मुख्य उपबंधों का वर्णन करें, अथवा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूधारक का वर्णन करें। ये जो प्रश्न है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये जो है ध्यान में रखना है, प्रत्येक वर्ष इसको पूछा ही जाता है। इसके आंसर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है 11 नवंबर 1908 में लागू किया गया था, लेकिन इसका प्रारूप 1903 में ही तैयार किया गया था। इसमें जो है 271 धारा, 2 अनुसूची तथा 19 अध्याय है। यह झारखंड राज्य के 18 जिले में लागू है। इसके अंतर्गत 4 प्रमंडल आते हैं, जैसे कि पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लागू किया गया था, इसका प्रारूप 1903 में ही बनकर तैयार हो गया था। यह क्यों लागू किया गया था? ताकि जो है यहाँ पर जो जनजाति है, जो आदिवासी है, उनका जो जमीन पर यानी भूमि पर उनके प्रति जो शोषण किया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा, उनके शोषण को हटाने के लिए यह अधिनियम लागू किया गया था, ताकि जो है आदिवासियों के भूमि में जो है उन्हें विशेष अधिकार मिल सके। यह एक भूमि कानून है जो जमींदार एवं ब्रिटिश के समय लागू किया गया था, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर जंगल, झाड़ी पत्थर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ आदिवासियों के परिवार संगठन बनाकर प्राचीन काल से रहते आ रहे थे। ये लोग पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर, क्योंकि इनका जीविका का जो मुख्य संसाधन था वो जंगल ही था, जहाँ से यह लोग फल फूल तथा कंदमूल खाते थे और यहाँ के लकड़ियों का प्रयोग करते थे। यानी कि इसमें यह कहा गया कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है यह एक भूमि कानून था, जो जमींदारों एवं ब्रिटिश काल के समय से लागू किया गया था, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जंगल, झाड़ी और पहाड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है बहुत प्राचीन काल से आदिवासी लोग एक संगठन बनाकर जंगलों में रहते थे। जब इनके आंतरिक मामले में अंग्रेजों जमींदारों द्वारा हस्तक्षेप किया गया तो इनके जीवन पर इसका अत्यंत प्रभाव पड़ा। इनका बुरा प्रभाव पड़ने के कारण आदिवासी लोगों के जो है शोषण हो रहे थे, आदिवासी लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि जब इनके जंगलों पर अंग्रेजों द्वारा, जमींदारों द्वारा अधिकार कर लिया जाएगा तो जो है इनका जीवन जीना अत्यंत मुश्किल हो जाएगा। एक तो झारखंड में जो है भूमि उतना उपजाऊ नहीं था जिसके कारण अधिक खेती हो सके, और दूसरी बात जब इनके भूमि पर हस्तक्षेप कर लेगा अंग्रेज या जमींदार तो जो है इनका जीवन जीना अत्यंत कठिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह कानून लागू किया गया था। वही यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे में इन भूमि पर जमींदारों और सूदखोरों द्वारा अपने अधिकार में ले लिया। आदिवासी लोगों का भूमि को ही ये लोग उनसे लेकर उन्हीं को कुछ लगान पर कृषि करने के लिए देता था। एक तो झारखंड उतना अधिक उपजाऊ भूमि नहीं था जिसमें वह अपने कर्ज को चुका पाए, दूसरी तरफ आदिवासी लोग कर्ज ना चुका पाने के कारण इनके भूमि दिन प्रतिदिन हाथ से चलता जा रहा था। अब इन लोगों की स्थिति इतना खराब हो गई थी कि ये लोग भूख से मरने लगे थे, क्योंकि ये लोग प्राचीन काल से जंगलों पर निर्भर था। इनका व्यवसाय का मुख्य आधार जंगल ही था। जंगल के भूमि छीन गए, ऐसे में इन्हें कोई रास्ता ना दिखा तो अंत में इन लोगों ने युद्ध के रास्ता को चुना, जिसके परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर में भूमि के प्रति कानून लागू किया गया, जिससे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जमींदारों, सूदखोरों द्वारा इनके भूमि पर कब्जा कर लिया गया था। कैसे? यानी कि पहले जो है सूदखोरों या जमींदारों द्वारा जब भूमि में कृषि किया जाता था तो कुछ कर्ज दे देता था। जब उस कर्ज को आदिवासी लोग नहीं चुका पाते थे तो उनका भूमि को ही जो है जब्त कर लेते थे, और इस प्रकार से उनके सभी प्रकार के भूमि को जो है जब्त कर लिया गया था, और दोबारा जो है आदिवासियों का जमीन उन्हें देकर और फिर उनसे लगान लेता था। तो जब जो है उनके जमीन पर लगान देना पड़ता था, खुद का जमीन पर लगान देने पड़ते थे, जिसके कारण आदिवासियों का जो है जीवन यापन करना अत्यंत कठिन हो गया। एक तो झारखंड जो है अधिक उपजाऊ वाला भूमि नहीं है। जब उपजाऊ वाला भूमि नहीं है तो एक तो खाने भर का ही खेती वहाँ से होता था, और जब उन पर लगान अधिक मात्रा में लगा देगा तो उनका जीवन अत्यंत कठिन हो तो ही जाएगा ना। इसीलिए जो है जब इनके पास कोई रास्ता ना मिला तो इन्होंने युद्ध का रास्ता को चुना, और अंततः जो है यहाँ पर ब्रिटिश सरकार हार कर, और इस प्रकार से 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया, जिसमें जो है आदिवासियों को कुछ छूट दिया गया भूमि के प्रति।
उसके बाद आपको पॉइंट बनाना है आदिवासी लोगों के असंतोष के कारण कुछ युद्ध हुए जो इस प्रकार के हैं। यानी कि जब आदिवासी लोग असंतुष्ट हो गए, जब उनके पास कोई रास्ता ना मिला तो उन्होंने युद्ध का रास्ता चुना और इस समय कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जो इस प्रकार का है। पहला है चुआर विद्रोह, 1767 से 1805 में हुआ था। झारखंड के आदिवासियों ने रघुदास के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंगल एवं जमीन के बचाव तथा शोषण से मुक्ति पाने के विरुद्ध में 1767 में आंदोलन किया, जिसे चुआर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह 1805 तक कहीं कहीं चलता रहा, जिसके बाद यह युद्ध समाप्त हो गया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब झारखंड में आदिवासियों के भूमि पर ब्रिटिश सरकार द्वारा कब्जा कर लिया गया था, तो अब इनके पास कोई रास्ता नहीं था और इन्होंने युद्ध के रास्ता को चुना और इस प्रकार से चुआर विद्रोह हुआ। दूसरा जो विद्रोह इन्होंने किया था वो था पहाड़िया विद्रोह, जो 1772 से 82 ईस्वी में हुआ था। पहाड़िया विद्रोह का पहला चरण 1772 ईस्वी में हुआ। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? भीषण अकाल था। वर्ष 1770 से चले आ रहे भीषण अकाल की वजह से पहाड़िया विद्रोह आदिवासियों के द्वारा किया गया था। यह विद्रोह क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था क्योंकि इनके जो भूमि थे, इनके जो जंगल थे, उन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया था। ऐसे में उनका जीवन यापन करना अत्यंत मुश्किल हो गया था। इनका जीवन यापन जो है जंगलों से होता था। जब ब्रिटिश सरकार द्वारा इनके जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा तो इनका जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए जो है पहाड़िया विद्रोह हुआ था। तीसरा जो विद्रोह इन लोगों ने किया था वो था कोल विद्रोह, 1831 और 32 ईस्वी में। कोल विद्रोह झारखंड के कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 ईस्वी में किया गया एक विद्रोह है जो 1833 तक चला। यह भारत में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया एक महत्वपूर्ण विद्रोह है। यह विद्रोह अंग्रेजों और बाहरी लोगों के शोषण का बदला लेने के लिए किया गया था। यानी कि कोल विद्रोह का जो काल है 1831-32 में माना जाता है। यह विद्रोह क्यों किया गया था? तो यह विद्रोह जो है झारखंड के कोल जनजाति अंग्रेज के खिलाफ किए थे, क्योंकि अंग्रेज जो है इनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करके और इनको परेशान कर रहे थे, इनका शोषण कर रहे थे, इनको अत्याचार कर रहे थे, जिससे परेशान होकर इन लोगों ने जो है अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर दिया ताकि इनका जो अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनसे छुटकारा पा सके। चौथा जो है वो है संथाल विद्रोह, 1855 और 1856 के बीच यह चला था। संथाल विद्रोह की शुरुआत 1855 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोही भी भूमि असंतोष से जुड़ा हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा संथाल के भूमि पर कब्जा कर लिया गया था, जिसके कारण संथाल लोग कंपनी से छुटकारा पाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से सफलता नहीं मिल पाया, जिसके कारण इन्होंने विद्रोह के रास्ता को अपना लिया। यानी कि इसमें यह कहा गया कि जो संथाल विद्रोह था वह भी एक प्रकार से भूमि का विद्रोह था, यानी भूमि के प्रति असंतोष के कारण यह विद्रोह किया गया था। इस समय जो है ब्रिटिश कंपनी इनके भूमि पर कब्जा कर लिया गया था और जो है उनका अत्याचार कर रहा था, जिसके कारण इन लोगों ने इस विद्रोह को किया था। इस विद्रोह से पहले यह हुआ था कि ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों के भूमि का सर्वे करने की जिम्मेदारी श्री लोकनाथ को दिया गया, जिसके बाद इन्होंने कुछ गांव के जमीन का सर्वे किया, परंतु इसी दौरान इनका मृत्यु भी हो जाता है। इनका मृत्यु होने के बाद यह सर्वे रुक गया। दोबारा से किसी अन्य जमींदार को जमीन के सर्वे कराने का जिम्मा दिया गया, लेकिन इन्होंने भी पूरा सर्वे नहीं कर पाए। इसका यह कारण था कि आदिवासियों द्वारा बार बार उनका विरोध किया जा रहा था। यानी कि इसमें यह कहा गया कि जब ब्रिटिश कंपनी भारत में अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किया तो इन्होंने जंगलों में जो है अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने उन क्षेत्रों में सर्वे कराने के लिए अपने कुछ अधिकारियों द्वारा सर्वे की जिम्मेदारी दी और उनका सर्वे जो है लोकनाथ को दिया गया जिम्मेदारी। लोकनाथ ने कुछ क्षेत्रों पर सर्वे किया, जिसके बाद उनका जो है मृत्यु भी हो जाता है। उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति को जमीन का सर्वे कराना दिया और ये भी उस सर्वे को पूरा नहीं कर पाया। इसका कारण यह था कि बार बार आदिवासियों द्वारा इनका विरोध किया जा रहा था। इससे अंग्रेज अधिकारी घबरा गए और इन्होंने यह सोचा कि वह यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आया है, लेकिन आदिवासियों के विद्रोह एक युद्ध से परेशान हो चुका था। अब उन्हें समझ कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, जिसके कारण ब्रिटिश कंपनी ने छोटा नागपुर के संथाल लोगों के साथ भूमि के प्रति विशेष अधिकार दिया, जिसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत दो प्रकार के भूमि को रखा गया, पहला भूई हरी भूमि और दूसरा खूंट कट्टीदारी भूमि जो थोड़ा उपजाऊ था। इस पर भी वह थोड़ी मात्रा में लगान लगाया गया था। यानी कि इसमें यह कहा गया जब अंग्रेजों द्वारा इनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप यानी जंगलों पर इनका नियंत्रण स्थापित कर लिया था, उसके बाद आदिवासी लोग थे उन्होंने बार बार उसका विरोध किया
और इसके विद्रोह से जो है ब्रिटिश कंपनी परेशान हो गया था। ब्रिटिश कंपनी ने सोचा था भारत में आकर अत्यधिक मात्रा में धन कमाए, लेकिन यहाँ पर बार बार जो है आदिवासियों का संघर्ष दिख रहा था, उनको बार बार आदिवासियों से विद्रोह करना पड़ रहा था। ऐसे स्थिति में इन्होंने सोचा कि जो संथाल परगना है उन क्षेत्रों में भूमि के प्रति आदिवासियों को विशेष अधिकार दिया जाएगा, ताकि जो है ये लोग विद्रोह ना करें। और इसी प्रकार से जो है संथाल परगना के जो आदिवासी लोग थे उनको जो है भूमि के प्रति विशेष अधिकार दिया गया, जिसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत जो है 2 प्रकार के भूमि जो थे, जो उपजाऊ था, उनमें जो है आदिवासियों को विशेष अधिकार दिया ताकि वह अपना जीवन व्यापन अच्छे से कर सके। उसके बाद जो है हम लोग जानते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के निम्न प्रकार के अध्याय हैं, यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो सभी को नहीं हम बात करने वाले हैं। इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण है उन सभी अध्याय को हम यहाँ देखने वाले हैं। पहला है कि पहले अध्याय में धारा 1 से 3 तक रखा गया, ठीक है, जिसमें भूधारकों के संक्षिप्त नाम तथा प्रसार लिखा गया, यानी कि पहले अध्याय में धारा 1 से 3 तक रखा गया। इसमें जो भूधारक हैं उनके नाम और उनके बारे में लिखा गया है। दूसरे अध्याय में धारा 4 से धारा 8 तक रखा गया है, जिसमें काश्तकारों के वर्ग के बारे में चर्चा किया गया है। दूसरा अध्याय जो है वो 4 से धारा 8 तक रखा गया है, जिसमें काश्तकारों के वर्गों के बारे में चर्चा किया गया है कि कौन कौन से वर्ग इसके अंतर्गत आएंगे। तीसरा धारा जो है उसमें कहा गया है कि तीसरे अध्याय में 9 से 15 तक धारा को लिया गया है, जिसमें भूधारकों के अधिकार की चर्चा है। चौथा है कि चौथे अध्याय में धारा 16 से लेकर 36 तक है, जिसमें रैयत के अधिकार के बारे में बताया कि रैयत के अधिकार क्या हैं, उन्हें किन किन प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, इसकी चर्चा जो है अध्याय 4 में किया गया है। अध्याय 5 में खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयतों की चर्चा है, यानी खुदकट्टी जो है एक भूमि है जहाँ पर जो है आदिवासी लोग खुदकट्टी खेती करते थे। खुदकट्टी क्या है इसके बारे में जो है हम एक विस्तार वीडियो लाएंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा जल्दी हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद जो है बंजर भूमि पर लगान ना लेना, यानी कि जो बंजर भूमि था उस पर जो है अब लगान नहीं लेने की बात कही गई थी इस अध्याय में, यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में। 10वां था कि अवैध रूप से आदिवासियों के जमीन को ना लेना। पहले अवैध रूप से जो है आदिवासियों का जमीन को कोई भी हड़प लेता था या ले लेता था, अब जो है इनके प्रति कानून बना दिए गए कि ना ही जमींदार ले सकता, ना ही रैयत ले सकते हैं इनके जमीन को। इनका जमीन इनका जो है खुद का अधिकार होगा। 14 का है कि यह भूधारकों की विशेषाधिकार भूमि के अभिलेख से संबंधित है, यानी कि जो है जो भूधारक है यानी जिसका जो भूमि है उसके प्रति क्या क्या विशेष अधिकार दिया गया है, इस अध्याय में बात किया गया है। इसका 15 है कि यह अध्याय खुदकट्टी और रैयतों के भूमि पर आधारित है। 15 अध्याय जो है उसमें जो खुदकट्टी भूमि है और रैयत भूमि है उसके बारे में चर्चा किया गया है। 16 का है न्याय व्यवस्था से संबंधित, यानी कि अगर किसी भी प्रकार के उनके भूमि को हड़प लिया जाता है तो उनके प्रति क्या न्याय किया जाएगा। उसके बाद है भूस्वामी से संबंधित है कि किस भूमि का मालिक कौन होगा, यानी कि इसमें यह भी चर्चा किया गया है कि किस भूमि का मालिक कौन होने वाला है या कौन होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन पर प्रकाश डालें, यानी कि रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था उसके बारे में आपको पूछा गया है। इसी में 8वां में है कि रामगढ़ कांग्रेस के महत्व की विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी प्रश्न प्रत्येक बार पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है।